ये है हमारा पार्ट 2 और इसके अंदर हम बात करेंगे प्रो मोड के बारे में अपने मोबाइल की। क्योंकि प्रो मोड के ऊपर भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि प्रो मोड अगर हम सीख लेंगे तो हमारी फ़ोटोज़ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ये वो सबसे कम चीज़ होती है जो एक मोबाइल फ़ोटोग्राफ़र अपने मोबाइल के अंदर काम में लेता है। ये शायद तुमने काफ़ी कम लोगों के मुँह से सुनी होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ, तुम 99.99% फ़ोटोग्राफ़र से जाके पूछ लेना, वो जब भी अपने मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं तो अपने नॉर्मल मोड के अंदर ही लेते हैं। प्रो मोड के अंदर वो बहुत ही रेयर केस के अंदर जाते हैं, जब उनको या तो लॉन्ग एक्सपोज़र वाली फ़ोटो लेनी होती है या नाइट में फ़ोटो लेनी होती है। और नाइट में तो वो प्रीफ़र करते हैं कि अपना नाइट मोड ही यूज़ कर ले। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, या काफ़ी लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि प्रो मोड कैसे सीखना है, प्रो मोड कैसे सीखना है। नॉर्मली इंस्टाग्राम पे क्या चलता है, अगर कोई प्रो मोड के ऊपर वीडियो बना देगा तो उसकी वीडियो फटेगी, उस पे व्यूज़ आएँगे, तो हमको व्यूज़ ही चाहिए। वहाँ पे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उसके अलावा। अगर हमें व्यूज़ नहीं आते हमारी वीडियो के ऊपर तो हमारी दिक्कत है, ठीक है? तो इसीलिए वो वीडियोज़ बनाई जाती है और इसीलिए उसकी इतनी हाइप बना के रखी जाती है। बाकी प्रो मोड का इतना कोई यूज़ नहीं है, बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर इसको यूज़ करा जाता है। और मैंने जितनी फ़ोटोज़ खींची है ना आज तक, उसमें से 1 या 2 फ़ोटो को हटा दोगे तो उसमें कोई प्रो मोड यूज़ नहीं किया गया था। ये बस एक लिटिल डिस्क्लेमर था, तुम मेरे से नहीं किसी से भी पूछ लेना। मैंने जितने लोगों से बात की है आज तक, उन्होंने तो कभी इतना ये यूज़ नहीं करा है प्रो मोड। क्योंकि किसको चाहिए इतनी माथापच्ची, मोबाइल का प्रो मोड काम का ही नहीं है कुछ। क्या सेटिंग कर लोगे तुम मोबाइल के प्रो मोड में बस आईएसओ के अलावा? अगर आईएसओ बूस्ट हो रहा है तो आईएसओ कम कर लो, इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं है उसके अंदर। एक वाइट बैलेंस का है जिसको दिखा-दिखा के लोग व्यूज़ छोड़ रहे हैं। इसलिए तुम थोड़ा-सा ध्यान रखना इसका, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर्सनल बात है ये। फिर भी मैं तुम्हें प्रो मोड के बारे में पूरी डिटेल एक बारी दे देता हूँ, क्योंकि अगर तुम मोबाइल से कैमरा पे शिफ्ट होगे तो तुम्हें थोड़ी कम दिक्कत आएगी उसका प्रो मोड सीखने के अंदर, क्योंकि कैमरा के अंदर बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आता है अगर आप ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल मोड के ऊपर आते हो। वहाँ पे प्रो मोड को मैनुअल मोड बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ही हम सारी सेटिंग चेंजेस कर सकते हैं, तो तुम्हें वहाँ पे सीखने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम कंसेप्ट यहीं मोबाइल के अंदर ही सीख जाओगे तो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट रहेगा बस थोड़ा सा। प्रो मोड हम इसलिए सीख लेते हैं क्योंकि हमें जब मोबाइल से अगर अपग्रेडेशन करना पड़े कैमरा के ऊपर तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो प्रो मोड के मेनली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, आईएसओ, शटर स्पीड एंड अपर्चर, जो लाइट को कंट्रोल करते हैं हमारी फ़ोटो के अंदर। और हमारी फ़ोटो मेनली होती ही क्या है, लाइट। अगर हमारी फ़ोटो के अंदर लाइट काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी तो बिल्कुल वाइट फ़ोटो आएगी, और काफ़ी कम लाइट आएगी तो बिल्कुल डार्क फ़ोटो आएगी। और हमें क्या करना होता है कि एक्सपोज़र को बिल्कुल मेंटेन करके चढ़ना होता है। अगर आप अपने मोबाइल कैमरा के सेंटर के अंदर देखोगे ना प्रो मोड के अंदर, तो आपको एक ईवी का स्लाइडर दिखेगा। वो क्या करता है कि ओवरऑल एक्सपोज़र को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा आपको। अगर मान लो आपकी फ़ोटो में कम लाइट आ रही है तो मतलब ईवी कम है, माइनस में है, तो मतलब आपकी फ़ोटो डार्क आएगी। और अगर आपकी फ़ोटो में हद से ज़्यादा लाइट आ रही है तो ओवर ब्राइट हो जाएगी, तो मतलब वो आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये कैमरा के अंदर होता है मेनली तो, लेकिन मैं मोबाइल के अंदर भी मैं इससे समझा रहा हूँ क्योंकि ये चेंजेस तो नहीं होता है, पर थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बस, ताकि आपको समझ में आ जाए वो चीज़। अगर ईवी हमेशा 0 रहेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ोटो अच्छी खासी एक्सपोज़र पे है, जो फ़ोटो में एक्सपोज़र होना चाहिए वही है। तो मेनली जो लाइट को कंट्रोल करने के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, आईएसओ, शटर स्पीड एंड अपर्चर। अपर्चर हमारे मोबाइल कैमरा के अंदर फिक्स होता है हमारे लेंस का, हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास 2 ही बचे, आईएसओ एंड शटर स्पीड। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिसकी मदद से तुम्हें बिल्कुल आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेट्स सपोज कि एक कमरा है जो बिल्कुल डार्क कमरा है, जिसके अंदर लाइट आने के केवल 2 सोर्स हैं। एक तो गेट जो आपने लगा रखा है, दूसरा इनबिल्ट बल्ब जो हमने अंदर फिट कर रखा है। अगर ये 2 सोर्स नहीं होते तो इसके अंदर लाइट कभी आती ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से एक बार समझते हैं। तो गेट हमारा क्या हो गया, शटर हो गया, शटर स्पीड हो गया जो हमारे कैमरा के ऊपर आती है। तो हम क्या करेंगे, मान लो मैंने गेट जल्दी से खोला, जल्दी से बंद कर दिया, बहुत कम लाइट हमारे कैमरा के अंदर आएगी। लेकिन मैंने गेट लंबे समय तक खोला और फिर बंद करा तो काफ़ी ज़्यादा लाइट हमारे कैमरा के अंदर आएगी। लेकिन शटर स्पीड का एक काम और भी है, जैसे इसके नाम में आ रहा है स्पीड, मतलब ये मोशन को कैप्चर करने का भी काम करती है। अगर शटर स्पीड ज़्यादा होगी तो ये हाई एंड मोशन को भी कैप्चर कर लेगी, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मोशन में था उसको भी फ्रीज़ करने का हेल्प करेगी अपने को। लेकिन अगर मान लो शटर स्पीड लो है, तो ये जो मोशन में था ना ऑब्जेक्ट, उसको ब्लर कर देगी। दोनों के अलग-अलग बेनिफिट्स हैं जो अपन बाद में देखते हैं। अभी शटर स्पीड की बात करेंगे जब, अभी एक एग्जांपल देखने पर। तो शटर स्पीड के मेनली 2 काम हुए। एक तो ये लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है, दूसरा ये मोशन को कैप्चर करने में हेल्प करता है। और मोशन भी कैसे कैप्चर करता है, मोशन को कैप्चर करते टाइम हमें इसकी लाइट की इंटेंसिटी को भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम हाई एंड मोशन को कैप्चर करने के लिए शटर स्पीड बढ़ाएँगे, तो हमारा सीन डार्क होने लग जाएगा। तो बाकी सेटिंग हमें रिस्पेक्टिव ऐसी करनी पड़ेगी कि हमारी सीन में वेल लाइट कंडीशन। और अगर हम इसको कम करने पे लाएँगे तो ज़्यादा लाइट हमारे कैमरा के अंदर आएगी, तो हमें कुछ ऐसे सेटिंग हमारे कैमरा में करनी पड़ेगी जिससे लाइट थोड़ी रेस्ट्रिक्ट भी हो रही हो। ठीक है? तो इसका तो आपको समझ में आ जाएगा जो आपने यहाँ देख लिया होगा वैसे तो। अब मान लो हमारे कमरे के अंदर बिल्कुल डार्कनेस है, हमने कोई गेट नहीं खोला तो लाइट आने का कोई चांस ही नहीं था हमारे कमरे के अंदर। लेकिन हमारे पास में इनबिल्ट बल्ब लगा हुआ है।
उसकी वजह से हम चाहे कोई लाइट अंदर गेट से आए चाहे ना आए, हम लाइट ला सकते हैं। उसी तरह काम करता आईएसओ। आईएसओ क्या है, हमारे कैमरा के सेंसर की सेंसिटिविटी है, जिसकी मदद से हम आर्टिफिशियल तरीके से हमारे सीन के अंदर लाइट ला सकते हैं। जब आजू बाजू लाइट कम हो जाती है ना, तो हम हमारे आईएसओ को बढ़ा के अपनी सीन के अंदर लाइट ला सकते हैं। और वो लाइट आती कहाँ से, वो सेंसर की सेंसिटिविटी है। सेंसर आर्टिफिशियली जनरेट करता है वो वहाँ पे पिक्सल्स को। इसीलिए जब भी आप आईएसओ बढ़ा के फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, तो सेंसर के जो पिक्सल्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो ग्रेन्स हमें हमारी फ़ोटो के अंदर दिखने लग जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि अगर हमारे पास में हाई एंड कैमरा नहीं है, तो आईएसओ को मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करो, उतनी बेहतर से बेहतर तुम्हारी फ़ोटो आएगी। तो ये जो 2 कंपोनेंट जिनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आप सभी को, मैंने बिल्कुल इसी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये जो 2 कंपोनेंट थे, इनको समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैंने बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश की, जिसकी मदद से आपको आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद में हम बात करते हैं व्हाइट बैलेंस के बारे में। गूगल एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन देता है वाइट बैलेंस की। अगर हमारी फ़ोटो के अंदर कोई भी वाइट कलर है, जैसे इधर पीछे दिख रहा होगा आपको, कोई भी वाइट कलर है तो बिल्कुल वाइट दिखना चाहिए, ऐसा वाइट बैलेंस हमें सेट करके रखना होता है। वाइट बैलेंस को हम कलर टेम्परेचर से भी समझ सकते हैं। कलर टेम्परेचर का मतलब, जैसे मान लो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो येलो येलो कलर का टोन आता है, और जैसे टेम्परेचर कम होता है तो थोड़ा ब्लू कलर का टोन आता है। उसी तरह जब हम वाइट बैलेंस को बढ़ाएंगे तो थोड़ा येलोइश टोन आ जाएगा। ऐसी फोटोज़, इसको हम कब बढ़ा के रखेंगे, जब हमें सनसेट की फ़ोटोज़ कैप्चर करनी है। और जैसे हम वाइट बैलेंस को कम करेंगे तो ब्लूइश टोन ऐड करने लग जाएगा हमारे सीन के अंदर ये। तो उसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग में फ़ोटो ले रहे हो सनराइज़ के पहले, या सनराइज़ सनसेट के बाद की जो फ़ोटोज़ ले रहे हो तुम, या सनराइज़ और सनसेट के जो अपोजिट साइड में जो कलर दिखता है ना, वो ब्लू टोन होता है। अगर वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ लेनी है तो आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं थोड़ा। और वाइट बैलेंस हमारी फ़ोटो के अंदर ओवरऑल टोन डिसाइड करता है। अगर वाइट बैलेंस को प्रो मोड के अंदर आपने गलत सेट कर दिया, या तो उसको ऑटोमेटिक पे रखो, या अगर गलत सेट कर दिया तो पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है अपने कलर्स को रिकवर करने में। क्योंकि मोबाइल के अंदर इतना ज़्यादा सेंसर इफेक्टिव नहीं होता है कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग में सब कुछ सेट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं फोकस के बारे में। फोकस हम जनरली मैनुअल पे नहीं रखते हैं, ऑटो पे ही रखते हैं, क्योंकि फोकस ऑटोमेटिक कर लेता है अपना मोबाइल। एआई आ गया है तो इतना तो कर ही लेगा अपना मोबाइल। लेकिन अगर मान लो आपको कोई ऐसी वीडियो बनानी है, फ़ोटो लेनी है, जिसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस फिक्स रखना है, या आपको बिल्कुल पास जाके फ़ोटो क्लिक करनी है, तो इस स्लाइडर को आप बिल्कुल ज़ीरो पे ले आओ। उसके बाद में जितनी पास आपका मोबाइल फोकस कर पाएगा ना, उतना पास पे फोकस पे आ जाएगा वो। मतलब उस फोकल प्लेन पे आ जाएगा वो। अब ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता मैं, ठीक है? मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि वहाँ पे वो फोकस आ गया है, तो वहाँ जाके तुम फोकस कर सकते हो और अपनी फ़ोटो ले सकते हो। ज़्यादातर तो इसको वीडियोज़ में यूज़ करा जाता है, क्योंकि एक जगह फोकस लॉक कर दिया सब्जेक्ट के ऊपर, फिर बाद में कहीं पे भी मूव करो तो वो फोकस हट नहीं रहा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, लेकिन ऑटो फोकस काफ़ी बढ़िया काम कर देता है। अब लास्ट एक ईवी का स्लाइडर आता है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ईवी क्या है, जैसे नॉर्मल कैमरा के अंदर अपन टैप करके ऊपर करके स्लाइडर ब्राइटनेस बढ़ाते हैं या कम करते हैं ना, उसी तरह है। अगर आपको मान लो कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, लेकिन ओवरऑल ब्राइटनेस आपको थोड़ी कम चाहिए, तो अब ईवी का स्लाइडर नीचे ले आओ। अगर ओवरऑल ब्राइटनेस आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो ईवी का स्लाइडर ऊपर ले जाओ, बस आपका काम हो जाएगा। यही एक मेन काम है ईवी का, इसके अलावा कोई काम नहीं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा डायरेक्ट कर सकता है ये, बिना सेटिंग्स को चेंज किए। ईवी का स्लाइडर वैसे मोबाइल वगैरह के अलावा तो कैमरा में भी आता है, कैमरा में ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे मान लो मेरे को प्रो मोड नहीं यूज़ करना आंदा, मैनुअल मोड यूज़ करना नहीं आता कैमरा का, लेकिन मेरे को चाहिए कि ऐसे सीन है तो इसमें ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा थोड़ी कम चाहिए। ऑटोमेटिक मोड इतना भी इफेक्टिव नहीं होता, थोड़ी कम चाहिए, तो फिर डायरेक्टली मैं कम कर सकता हूँ ये के स्लाइडर से।